गरीब बहू का अमीर बेशरम देवरों से भरा ससुराल। अमीर रवि, विवेक और अतुल अपने बड़े बंगले से ब्लैक एसयूवी में बाहर निकलते ही हैं कि तभी उन्हें पैदल जाती हुई पल्लवी और शारदा दिखती हैं। पैदल कहाँ जा रही हो? आओ मैं कार में छोड़ देता हूँ। बेशर्मो, अपनी माँ और बहन को ले जाकर छोड़ो जहाँ छोड़ना है। अरे आंटी, हमारी तो बहन है ही नहीं। बोलता हुआ ड्राइवर सीट में बैठा रवि एसयूवी आगे बढ़ा देता है। ये तीनों हैं निर्मला और सूरज के बेशरम बेटे। इनके अलावा भी 4 और हैं, मनोज, रंजीत, शक्ति और हेमंत, जो अभी अभी अपनी स्पोर्ट्स बाइक से बंगले से बाहर निकले हैं। तभी उनकी नजर अपनी तरफ आती हुई प्रभा और कंचन पर पड़ती है। कहाँ जाना है? हम छोड़ देते हैं, बाइक की बैक सीट खाली है। कैसी बेशरम औलाद है। ऐसी बेशरम औलाद के होते हुए माँ बाप को न जाने चैन की नींद कैसे आती होगी। इतना बोलकर वो दोनों तेज कदम बढ़ाकर उनके पास से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद वो चारों भी बाइक स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। अपने सातों बेटों की हरकतों को बंगले की बालकनी में खड़े निर्मला और सूरज देख रहे थे। बेटों की परवरिश में हमसे भूल कहाँ हो गई जो वो इतने बेशरम हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बड़े बेटे की शादी कर देते हैं, शायद वो सुधर जाए और उसकी देखा देखी बाकी बेटे भी सुधर जाए। मोहल्ले और समाज में सबको पता ही है कि हमारे बेटे कैसे हैं। कौन इन बेशरमों से अपनी बेटी ब्याहेगा? अरे आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता निर्मला, इसलिए जो हमारे बेटों के बारे में ना जानती हो वही लड़की इस घर की बहू बन सकती है। बात तो सही है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। अरे ऐसा नहीं है, संस्कारी भी होनी चाहिए, तभी तो वो हमारे बेटे को सुधारेगी। जिस समय ये दोनों गरीब लड़की को भी अपनी बहू बनाने की बात कर रहे थे, उसी समय उनसे कहीं दूर टूटी फूटी झोपड़ी में फटे पुराने कपड़े पहनकर घर के अंदर बैठा भारती का गरीब परिवार, उसके तीनों भाई विकास, निखिल और संजय, भाभी पूनम, मम्मी पापा सीमा और प्रकाश भारती की शादी की चर्चा कर रहे थे। अब समय आ गया है भारती की शादी के बारे में सोचने का। तो फिर कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो जो अपनी बराबरी का हो, अपने समाज का हो और संस्कारी भी हो। किचन से सबके लिए चाय लेकर आते हुए भारती। भैया ध्यान रखना, लड़का आजकल के जमाने का बेशरम और आवारा ना हो। आप चिंता मत करो ननन जी, आपके भैया आपके लिए अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। भारती चाय तो ले आई लेकिन पानी लाना भूल गई। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं ले आती हूँ। जैसे पूनम पानी लाने के लिए खड़ी होती है वैसे ही निखिल और संजय खड़े हो जाते हैं और भाभी रुको, देवरों के होते हुए आपको पानी लाने की क्या जरूरत है? इतना बोलकर वो दोनों किचन की तरफ चल देते हैं। शादी से पहले मैं डरती थी कि ससुराल में मेरे 2 देवर हैं, न जाने कैसे होंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरे देवर तो मेरे भाई जैसे हैं, बिल्कुल बहन जैसा प्यार देते हैं। निखिल और संजय किचन से पानी लेकर आते हैं और सीमा को पानी देते हुए। बहन जैसे नहीं भाभी जी, बड़ी बहन जैसे। काश मेरी भी शादी ऐसे ही घर में हो जहाँ ढेर सारे देवर हों और मेरा सम्मान करें। तो इस तरह भारती का भाई उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढने लगता है जो बेशरम और आवारा ना हो, और निर्मला और सूरज अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू की तलाश करते हैं। एक दिन लड़की देखकर निर्मला और सूरज अपनी कार से घर वापस लौटते हुए ड्राइविंग कर रहा सूरज फ्रंट सीट में बैठी निर्मला से। कितना अच्छा रिश्ता मिला था, लेकिन न जाने उन्हें किसने बता दिया कि हमारे बेटे बेशरम है। बनी बनाई बात बिगड़ गई। आज के जमाने में रिश्ते तोड़वाने वाले ज्यादा हैं और जुड़वाने वाले कम। उन दोनों की बातें चली रही थी कि तभी अचानक सूरज ब्रेक मारता है और कार रुकने के बाद, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? तभी निर्मला कार के सामने से भागकर सड़क की दूसरी तरफ जाती हुई पुरानी साड़ी पहने सीमा को देखती है। इसे मैंने कहीं देखा है। निर्मला कार से उतरकर सड़क के किनारे ठेले पर पुराने कपड़े बेच रहे हरिया के पास खड़ी सीमा के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तुम मुझे ऐसा क्या देख रही हो? मेरा ध्यान सिर्फ ठेले पर था, इसलिए मैंने तुम्हारी कार देखी नहीं। तुम सीमा हो ना, रमाकांत अंकल की बेटी? हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे पहचानती हो? तुम इतनी जल्दी भूल गई कि शादी से पहले हम दोनों पड़ोसने हुआ करती थी और सहेलियां भी। साथ में हमने कितनी इमली खाई है और पड़ोसियों के बल्ब भी फोड़े हैं। हाँ, याद आया, तो निर्मला है ना? 30 साल पहले बिछड़ी हुई सहेलियां एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। और इतने सालों बाद आज यहाँ मिले हैं। बताओ कैसी हो? तुम्हारा परिवार कैसा है? बच्चे कितने और कैसे हैं? मैं गरीब हूँ, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटे की शादी हो गई है, बेटी के लिए लड़का देख रही हूँ। अब तू बता, तेरे कितने बच्चे हैं और कितनों की शादी हुई है? मेरे 7 बेटे हैं, लेकिन शादी एक की भी नहीं हुई है। बड़े बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ। अपनी तरह अमीर लड़की ही ढूंढ रही होगी। अमीर तो नहीं, तो फिर? तूने बताया कि तू भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की तलाश खत्म कर दे। तू कहना क्या चाहती है कि मैं गरीब अपनी बेटी की शादी तुझ अमीर के बेटे से करवा दूं? हाँ,
मैं कल ही अपने पूरे परिवार के साथ तेरे घर पहुंचती हूँ। तू बस अपना एड्रेस मुझे दे दे। सीमा से उसके घर का एड्रेस लेकर निर्मला कार में बैठकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन सूट बूट में अपने पूरे परिवार के साथ सीमा के घर पहुंच जाती है। पुराने लेकिन नए से लगने वाले कपड़े पहने सीमा और उसका पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। हॉल में बैठकर दोनों परिवार एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी और हमें आपका बेटा अच्छा लगा। सबका ध्यान रिश्ता पक्का करने पर था, लेकिन रवि, अतुल, रंजीत और शक्ति का ध्यान साड़ी पहने सबको चाय दे रही पूनम की कमर, गले और होठों पर था। मेरी होने वाली देवर कितनी बेशर्म है, मेरी भाभी को कितनी गंदी नजर से देख रहे हैं। सीमा, तू बारात के स्वागत की तैयारियां कर, मैं जल्द ही अपने बेटे की बारात लेकर तेरे घर आने वाली हूँ। और खर्चे की चिंता मत करना, वो मैं देख लूंगा। रिश्ता पक्का करके निर्मला का पूरा परिवार अपने घर चला जाता है। उनके जाने के बाद, ननन जी, आपके होने वाले देवर कितने बेशर्म थी, मुझे कितनी गंदी नजर से घूर रहे थे। तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो। वो तुम्हें घूर नहीं रहे थे, बल्कि अपने होने वाले साले की सुंदर पत्नी को निहार रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी और मैं कुछ और ही समझ रही थी। कुछ दिनों बाद निर्मला ढोल बाजे के साथ अपने बेटे की बारात सीमा के घर लाती है और भारती को ब्याह करके अपने घर ले जाती है। दुल्हन का जोड़ा पहने भारती अमीर ससुराल के बंगले की दहलीज पर रखा चावल का कलश गिराकर मनोज के साथ गृह प्रवेश करती है। हॉल में अपने सभी बेटों और पति के साथ खड़ी निर्मला, बहू, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ है कि मैं तुम्हें तुम्हारे देवरों से मिलवा ही नहीं पाई। तो अब मिलवा दो मम्मी। विवेक, रवि, अतुल, रंजीत, शक्ति, हेमंत की तरफ इशारा करके। बहू, ये है तुम्हारा बड़ा देवर विवेक। विवेक से छोटा रवि, रवि से छोटा अतुल, अतुल से छोटा रंजीत, रंजीत से छोटा शक्ति और सबसे छोटा देवर हेमंत। बहू से सारी बातें आज ही कर लोगे या उसे आराम भी करने दोगे? मनोज और भारती, बहू, अब तुम दोनों आराम करो, बातें बाद में भी होती रहेंगी। भैया आराम करेंगे या कुछ और? अरे ये तो भाभी ही जाने। अरे बेशर्मो, चुप करो, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो। मेरे देवरों को लाज शर्म लिहाज है कि नहीं? सोचती हुई भारती मनोज के साथ बेडरूम में चली जाती है, जो पूरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट बने हुए बेड पर मनोज और भारती बैठते हैं। मेरे देवर कैसी बातें कर रहे थे, कितने बेशर्म है वो। अरे सिर्फ वो नहीं, मैं भी तो बेशर्म हूँ। बताओ तो, आप कितने बेशर्म हो? अभी बताता हूँ, रोको। बोलता हुआ मनोज कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। अगली सुबह भारती की नींद देर से खुलती है, तो वो फटाफट नहा धोकर नई साड़ी पहने और श्रृंगार किए हॉल में जाती है और देखती है कि उसके सभी देवर और सास ससुर साथ में बैठे चाय पी रहे हैं। बहू, आज पहली ही सुबह ससुराल में देरी से उठी हो, क्या बात है? रात में नींद तो अच्छे से आई है ना? राधी दिया बुता के पिया, क्या क्या किया? टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, भैया में कसी के सैया। बस बस देवर जी, कितने अश्लील गाने गा रहे हो आप तीनों। बहू, तुम इन पर ध्यान मत दो। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो किचन में जाकर कुछ अच्छा सा बना लाओ। निर्मला भारती को किचन में ले जाती है। बहू, तेरा जो मन करे वो बना, अब ये किचन तेरा ही है। भारती को किचन में छोड़कर निर्मला हॉल में जाकर सब लोगों के साथ बैठ जाती है। कुछ देर के बाद, बहू को खाना बनाने में कितना समय लग रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। निर्मला किचन में जाकर देखती है कि भारती ने बड़े बड़े भगोने में मटर पनीर की सब्जी, हलवा, पूड़ी, दाल और पुलाव बना दिया है और गैस चूल्हे में एक बड़ा सा भगोना रखा है। बहू, तुम इतना सारा खाना किस लिए बना रही हो? मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है तो पड़ोसी भी आएंगे और मेहमान भी होंगे, तो खाना कम नहीं पड़ना चाहिए ना। तुम उनकी चिंता मत करो बहू, सिर्फ घर वालों के लिए ही खाना बनाओ। भारती को समझाकर निर्मला हॉल में चली जाती है। कुछ देर बाद भारती भी अपना बनाया खाना लेकर हॉल में पहुंचती है और सब लोगों को सर्व करती है। खाना खाकर सूरज और निर्मला भारती को डायमंड नेकलेस देते हैं। बहू, ये लो, अच्छा खाना बनाने का इनाम। कैरी बैग से शॉर्ट वन पीस निकालकर विवेक, भाभी मेरी तरफ से भी आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। हॉल में रखे लव सोफे की तरफ इशारा करके रवि, मेरी तरफ से ये लव सोफा। रवि और विवेक की तरफ भारती को उसके बाकी के चारों देवर भी छोटे कपड़े या वैसा ही कुछ देते हैं, जिसमें वो शर्मा जाती है। और मेरे देवर कितने बेशर्म हैं, कैसे कैसे गिफ्ट दे रहे हैं और इन्हें कोई कुछ कह भी नहीं रहा। भारती सोच ही रही थी कि तभी उसका पल्लू नीचे गिर जाता है। भारती का पल्लू गिरा देखकर निर्मला हड़बड़ाकर उसके पास जाती है और पल्लू ऊपर करके, बहू, पल्लू का ध्यान रखा करो, पल्लू नीचे न सरके। ठीक है मम्मी जी, आखिर पल्लू ही तो गिरा था, इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत थी। खाना खाकर सातों भाई बंगले से बाहर कहीं चले जाते हैं और भारती भी तोहफे लेकर अपने कमरे में जाकर अपने साथ लाई हुई साड़ियां बेड पर फैला ही रही होती है कि निर्मला वहां लाल कलर का लहंगा और चुन्नी लेकर पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं रात में मुंह दिखाई में इनमें से क्या पहनूं?
भारती को लहंगा देते हुए। बहू तुम ये लहंगा पहनना और ध्यान रहे शरीर पूरा ढका हुआ हो। क्यों मम्मी जी? बहू इतने सारे लोग आएंगे, क्या पता तुम्हें कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। बस उन्हीं की बुरी नजरों से बचने के लिए तुम अपना पूरा शरीर ढक लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं खुद को सबकी बुरी नजरों से बचा लूंगी। बहू मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं तुझे किसकी बुरी नजरों से बचाना चाहती हूँ। भारती को लहंगा देकर निर्मला वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मनोज भी रूम में आ जाता है। शाम होते ही भारती निर्मला के कहे अनुसार लहंगा पहनकर चुनरी से अपनी कमर अच्छे से ढकती है और घूंघट करके तैयार हो जाती है। मनोज भी व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और बो टाई लगाकर तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक साथ रूम से निकलकर हॉल में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही भारती के सभी देवर और सास ससुर स्टाइलिश कपड़े पहने मौजूद थे। भाभी, आपने पूरा शरीर क्यों ढका हुआ है? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा था। हॉल में सब लोगों के साथ खड़ी भारती काफी देर तक मेहमानों का इंतजार करती रहती है, लेकिन जब कोई नहीं आता तब मम्मी जी, कोई आ क्यों नहीं रहा है? आपने सबको बुलाया तो है ना? बहू मैंने मोहल्ले में सबको बोला तो था, फिर पता नहीं क्यों नहीं आए। बहू, वो तो हम जानते थे कि तेरे देवरों की वजह से मोहल्ले का कोई भी पड़ोसी नहीं आएगा, फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए हमने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी। सूरज सोच ही रहा था कि तभी विवेक भारती के पास जाता है और कमर से उसकी चुनरी खींचकर, भाभी अपने पूरा शरीर क्यों ढका हुआ है? थोड़ी सी कमर दिखाती तो आप हॉट दिखती। भारती कुछ समझ पाती उससे पहले ही रवि उसके पास आता है और घूंघट हटा के, भाभी आपने घूंघट क्यों रखा है? यहाँ हमारे अलावा कोई भी तो नहीं है। देवर जी, ये कैसी बेशर्मी कर रही हो? दूर हटो मुझसे। भाभी, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? मैं आपका देवर ही तो हूँ और सिर्फ सिर से घूंघट ही तो हटाया है। बहू लगता है कोई नहीं आएगा, चलो अब खाना खाकर सोते हैं। बात बढ़ती देखकर निर्मला खाना खाने का बोलकर बात संभाल लेती है। सब लोग डाइनिंग हॉल में जाकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भारती भी मनोज के साथ रूम में जाकर नाइट गाउन पहनकर बेड पर लेट जाती है। अजीब बात है, मुंह दिखाई की रस्म में एक भी पड़ोसी नहीं आया, नहीं कोई रिश्तेदार आया। सोचते हुए भारती सो जाती है। फिर लगभग 2 घंटे बाद म्यूजिक की तेज आवाज से उसकी नींद खुल जाती है, अपने बगल में मनोज को न देखकर। अरे ये कहाँ गए और इतना शोर कहाँ हो रहा है? भारती नींद में बड़बड़ाती हुई कमरे से निकलकर हॉल में आती है और देखती है कि हॉल में डिस्को लाइट्स चमचमा रही हैं और उसके सभी 6 देवर पार्टी वेयर पहने, हाथ में जाम लिए, म्यूजिक की बीट पर मिनी स्कर्ट और टॉप पहने टीना, रोजी और नीतू के साथ चिपक कर डांस कर रहे हैं। अरे देवर जी, आप सभी ये क्या कर रही हो? भारती को देखकर शक्ति उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर, अरे भाभी आओ, आप भी हमारे साथ डांस करो। देवर जी, कैसी बेशर्मी है ये? आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मुझे ये सब पसंद नहीं है और आप इन छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों के साथ डांस क्यों कर रहे हो? रोजी के गले में हाथ डाले भारती के पास आकर विवेक, भाभी हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ। एक कोने में शॉर्ट्स पहने साक्षी के साथ चिपक कर डांस कर रहे मनोज की तरफ इशारा करके विवेक, देखो भैया भी जवानी का मजा ले रहे हैं। अरे ये भी? अभी जाकर मम्मी पापा से शिकायत करती हूँ। अब भारती निर्मला और सूरज के कमरे में जाती है। उस समय वो दोनों बेड पर नाइट गाउन पहने बैठे हुए थे। मम्मी पापा जी, हॉल में चलकर देखो आपकी औलादें क्या कुल खिला रही हैं। शांत हो जाओ बहू, हमें सब पता है। कॉटन देते हुए सूरज, शोर से तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, ये लो कॉटन, कान बंद करके सो जाओ। यहाँ चल क्या रहा है? मेरे देवर और पति इतनी बेशर्मी कर रहे हैं और सास ससुर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन दोनों की बात मानकर भारती अपने रूम में जाकर सो जाती है और अगली सुबह नहा धोकर साड़ी पहने जब वो गीला नाइट गाउन सुखाने छत पर जाती है तब उसकी मुलाकात अपनी छत पर गीले कपड़े सुखा रही पड़ोसन शांति से होती है। भारती को देखकर शांति, बहू तुम तो बहुत सुंदर हो, बड़ी अच्छी बहू पाई है निर्मला ने। आंटी जी, आप मुंह दिखाई की रस्म में क्यों नहीं आई थी? तेरे देवरों की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मोहल्ले से कोई भी नहीं आया होगा। मेरे देवर? तेरे देवर बहुत बेशरम है, वो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, सबको गंदी नजर से देखते हैं। तुझे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इतने में तो तू खुद ही समझ गई होगी। हाँ समझ तो मैं भी गई हूँ, लेकिन अच्छा अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और भारती भी नीचे हॉल में आ जाती है। तभी सिर्फ टॉवल लपेटे गीले शर्ट पैंट लिए रवि वहां आता है और टॉवल गिरा देता है। रवि को अंडरवियर में देखकर भारती, ये क्या बेशर्मी है? देवर जी आपने टॉवल क्यों गिरा दिया? भाभी टॉवल गिर गया तो मैं क्या करूं, अभी ऊपर कर लेता हूं। भारती भागकर अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठे टैब चला रहे मनोज से, तुम्हें पता है आज तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की? अरे तुम उसे छोड़ो, ये बताओ हनीमून पर कहाँ चलना है? तभी कमरे में अतुल और रंजीत आते हैं और मनोज की बात सुनकर, हनीमून पर वहां जाओ जहाँ ठंड ज्यादा हो, तभी भाभी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे भैया। और ना भैया भाभी से। देवर जी आप ही कैसी बातें कर रहे हो?
आपको बोलने का लिहाज है या नहीं? किससे क्या बोला है क्या नहीं? अरे तुम्हारे देवर हैं, मजाक कर रहे हैं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इस घर में बेशरम देवरों के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भारती समझ चुकी थी कि उसके सभी देवर बेशरम हैं और उनकी बेशर्मी घर वालों के लिए नॉर्मल बात है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात अपने कमरे में लेटी भारती को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसे अपने बड़े देवर विवेक की आवाज सुनाई देती है। आज तो मजा आएगा। विवेक की आवाज सुनकर भारती हॉल में जाकर देखती है कि विवेक, रवि, अतुल और रंजीत, टीना, रोजी, नीतू और साक्षी के साथ है। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है, मौके पर चौका मारूंगा। जाने मन, आज की रात सिर्फ तुम और मैं। अपने देवरों के साथ लड़कियों को देखकर भारती भागकर निर्मला और सूरज के कमरे में जाती है। और पापा जी, आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बहू? देवर जी लड़कियां लेकर आए हैं। अरे बहू, तुम उन पर ध्यान मत दो, जाओ सो जाओ। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि मेरे सभी देवर बेशर्मी कर रहे हैं और आप उन्हें कुछ नहीं बोलते। क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटों को? बहू, जिस उम्र में हमें उन्हें अच्छे संस्कार देने थे, उस उम्र में हम उन्हें अकेला छोड़कर पैसे कमाने में लगे हुए थे। हम पैसे कमाने में इतना खो गए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना भूल गए। इसीलिए वो बेशर्म बन गए। उनके बेशर्मी की वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। उनकी वजह से मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली है। काश मेरी भी एक बेटी होती तो मेरे बेटे समझ पाते कि बहन और बेटी की इज्जत क्या होती है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बड़े बेटे की शादी इस उम्मीद में की थी कि ताकि शादी के बाद आपके बेशरम बेटे सुधर जाएं। हाँ बहू, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपकी बात सुनकर मेरे पास बोलने को शब्द नहीं बचे हैं। अपने सास ससुर की बात सुनकर भारती वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। भारती अपने देवरों की बेशर्मी के बारे में जानकर उनसे दूर दूर रहने लगती है। फिर एक दिन भारती हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी सहेली नीलम सलवार सूट पहने उससे मिलने आती है। अरे नीलम, तू आज अचानक यहाँ कैसे? भारती नीलम को गले से लगा लेती है। तेरी याद आई तो तुझसे मिलने चले आए। बहुत ही अमीर ससुराल मिला है तुझे, तू तो यहाँ ऐश करती होगी। वो तो है। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर तुझे अपना पूरा बंगला दिखाती हूँ। भारती नीलम को हॉल में बिठाकर किचन में जाती है। भारती के जाने के बाद नीलम हॉल से निकलकर बालकनी में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही भारती के सभी देवर खड़े रास्ते से आती जाती लड़कियां छेड़ रहे थे। जैसे उनकी नजर नीलम पर पड़ती है, वो सभी नीलम को घेर लेते हैं और इतने दिनों बाद हमारे घर में लड़की, अरे आपका नाम क्या है मोहतरमा? अतुल नीलम से लिपट जाता है। अरे आपके बदन से तो कमाल की खुशबू आ रही है, किस ब्रांड का परफ्यूम लगाया है? नीलम का सूट पकड़ के रंजीत, अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्टाइलिश कपड़े दिलाता हूँ। तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? भारती, कहाँ है तू? नीलम की चीख सुनकर भारती भागी भागी बालकनी में आती है। भारती को देखकर नीलम भागकर उससे लिपट जाती है। अभी अभी भारती के देवरों ने नीलम के साथ जो कुछ भी किया, नीलम वो सब भारती से बताती है। देवर जी, बेशर्मी की भी हद होती है। ये मेरी सहेली है और तुमने इसे भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। नीलम की चीख सुनकर सूरज, निर्मला और मनोज भी बालकनी में पहुंच जाते हैं। उनके आते ही भारती के सभी देवर वहां से चले जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं इस घर में इन बेशरम देवरों के साथ और नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अगर मुझे पता होता कि मेरे देवर इतने बेशरम हैं, तो मैं कभी इस अमीर घर में शादी नहीं करती। बहू, भले ही तुम्हारा अमीर ससुराल बेशरम देवरों से भरा है, लेकिन अब ये तुम्हारा घर है, तुम इसे ऐसे छोड़ के मत जाओ। नहीं, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। बहू, हमने तो अपने बेशरम बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की है, तुम भी एक बार कोशिश कर लो। अगर नहीं समझे तो फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ सोचो बहू और अपने बेशरम देवरों को सही रास्ते पर लेकर आओ। इस तरह घर छोड़कर जाना कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, आपके कहने पर मैं रुक जाती हूँ और एक कोशिश जरूर करूंगी। भारती, अब मैं घर जा रही हूँ और अब शायद ही कभी यहाँ पर आ पाऊँ। नीलम, सुन तो। भारती की बात अनसुनी करके नीलम रोती हुई वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक भारती अपने बेशरम देवरों को सही रास्ते पर लाने के तरीके के बारे में सोचती रही। एक रात अपने कमरे में बिस्तर पर मनोज के बगल में आंखें बंद करके लेटी अब भारती वही सोच रही थी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेशरम देवर समझ जाएं कि दूसरों के घर की इज्जत क्या होती है। अगर उनकी कोई बहन होती तो इन्हें समझाना आसान होता। तभी भारती को सोया हुआ समझकर मनोज चुपके से कमरे से बाहर चला जाता है। अरे ये कहाँ जा रहे हैं? भारती मनोज के पीछे जाती है और देखती है कि डिस्को में बदल चुके हॉल में उसके सभी देवर और पति छोटे कपड़े पहने टीना, रोजी, नीतू और साक्षी के अलावा मोंटी, अंकित, रोहित और तुषार के साथ तेज म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। यार मनोज, पार्टी का इंतजाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज लड़कियां कुछ थकी हुई हैं, मजा नहीं आ रहा है। काश अभी एक बार डांसर होती तो मजा आ जाता।
तो इन्हें बार डांसर चाहिए। अब अगर मेरे देवरों में थोड़ी सी भी शर्म भागी होगी तो इन्हें एहसास हो जाएगा कि घर की इज्जत पर जब कोई हाथ डालता है तो कैसा लगता है। सोचते हुए भारती अपने कमरे में जाती है और अलमारी में रखा अपने देवर विवेक का दिया हुआ स्लीवलेस बैकलेस शॉर्ट वन पीस पहनकर हॉल में पहुंचकर और रोहित के हाथ से जाम लेकर पीती हुई उससे चिपक कर डांस करने लगती है। अरे मनोज, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इस बार डांसर का इंतजाम कर रखा है? भारती की कमर पकड़कर तुषार, ये तो एकदम हॉट है, कड़क माल है यार। मोंटी भारती का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर बाहों में भर लेता है। एक रात का कितना लोगी जाने मन? ये तुम क्या कर रहे हो मोंटी? ये मेरी भाभी है, तमीज से बात करो। विवेक की बात को अनसुना करके वो चारों भारती के साथ चिपक के डांस करने लगते हैं। मोंटी उसके पैर पकड़ता है तो रोहित उसका हाथ और अंकित और तुषार के हाथ भारती की कमर में थे। भारती भी बेशर्मी से उन सभी का साथ दे रही थी। मनोज से भारती की बेशर्मी देखी नहीं गई। वो भारती के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये क्या बेशर्मी है भारती? थप्पड़ की आवाज गूंजते ही माहौल शांत हो जाता है। भाभी, हमें आपसे ऐसी बेशर्मी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं करूँ तो बेशर्मी और तुम करो तो जवानी की मौज। ये बात मुझे हजम नहीं हुई देवर जी। भाभी, हम आपके साथ ऐसी हरकत नहीं करते, दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। घर की इज्जत गैर मर्दों के साथ छोटी कपड़े पहनकर नाचे, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, आज जब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भाभी छोटे कपड़े पहनकर गैर मर्द के साथ नाच रही है तो तुम्हें अपनी इज्जत याद आ गई? और यही हरकत जब तुम किसी और की बहन और किसी की बेटी के साथ करते थे तब तो बड़े बेशरम बन जाते हो। तब याद नहीं आया कि वो भी किसी के घर की इज्जत होगी। उन लोगों की आवाज सुनकर निर्मला और सूरज भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बेशर्मो, अब पता चला जब तुम किसी लड़की के साथ बेशर्मी करते थे तब उन्हें कैसा लगता रहा होगा। हाँ पापा, अब हम समझ गए हैं कि घर की इज्जत क्या होती है और जब कोई उस पर बुरी नजर डालता है तो कैसा लगता है। भारती के सभी देवर उसके पास आते हैं और उसके पैरों में गिरकर और हाथ जोड़कर, भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बेशर्मी की है। सिर्फ मेरे साथ या और किसी के साथ भी? भाभी जी, हमने बहुत लड़कियों के साथ बेशर्मी की है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि बेशर्मी से हमें 2 पल की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जिसके साथ हम बेशर्मी करते हैं उसके ऊपर क्या बीतती होगी। हम सभी से माफी मांगेंगे। देवर जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आइंदा से अगर आप में से किसी ने भी बेशर्मी की तो अभी तो मैंने सिर्फ नाटक किया है, फिर इस नाटक को मैं हकीकत में करके भी दिखा दूंगी। भारती की बात सुनकर सभी हैरानी से खड़े हो जाते हैं। क्या ये नाटक था? हाँ, ये मेरा नाटक था। भाभी जी, आपके नाटक से ही हमें हमारा सबक मिल गया है। आइंदा से अब हम कभी बेशर्मी नहीं करेंगे। तो इस तरह गरीब बहू अपने अमीर बेशर्म देवरों को सही रास्ते पर ले आती है।